हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण पाठ जीव जनन कैसे करते हैं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है अजनन, सी ऑप्शन है द्विखंडन, डी ऑप्शन है मुकुलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे जनन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा लैंगिक जनन और दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। तो इसे आपको याद रखना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है निषेचन, सी ऑप्शन है अंकुरण, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किसमें होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया किसमें होता है। ए ऑप्शन है ईस्ट में, बी ऑप्शन है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया किस में होता है। तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो इसे आपको याद रखना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। तो इसमें से नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है ये पुरुषों में पाया जाता है और शुक्राणु बनता कहाँ है, तो वृषण में बनता है। इसे आपको याद रखना है। और जो अंडाणु होता है ये स्त्रियों में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि मादा युग्मक क्या है। ए ऑप्शन है अंडाणु, बी ऑप्शन है वृषण, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है। तो मादा युग्मक अंडाणु होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक शुक्राणु होता है। तो इन दोनों ही प्रश्न को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है पित्त पिंड में, सी ऑप्शन है हृदय में, डी ऑप्शन है फेफड़े में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो जो शुक्राणु होता है ये वृषण में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अंडाशय होता है ये स्त्रियों में होता है केवल, और यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है स्त्रियों में। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस प्रश्न को याद रखना है आपको, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, यानी स्त्री जनतंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय किस में होता है, तो स्त्रियों में होता है। गर्भाशय किस में होता है, तो स्त्रियों में होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जननांग कौन सा है। ए ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन है मूत्रमार्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में नर जननांग यानी पुरुषों का जो जनन अंग होता है इसमें से कौन है। तो वृषण भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है और मूत्र मार्ग भी होता है पुरुषों का यहाँ पे नर जननांग, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी क्या होता है, पुरुषों का जनन अंग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है मूत्राशय में, सी ऑप्शन है फ्लोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो जो अंडाणु होता है इसका निषेचन कहाँ पे होता है, तो फ्लोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अंडाणु होता है ये स्त्रियों में पाया जाता है और अंडाणु की संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ये सभी आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मां के रुधिर से पोषण मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मां के रुधिर से पोषण मिलता है तो किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां के रुधिर से पोषण मिलता है, तो मां के रुधिर से किससे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। ए ऑप्शन है 9 माह, बी ऑप्शन है 10 माह, सी ऑप्शन है 11 माह, डी ऑप्शन है 12 माह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 माह होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी 9 महीने होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, सी ऑप्शन है नारी के योनि में, डी ऑप्शन है ग्रीवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एक लिंगी, बी ऑप्शन है द्विलिंगी या उभयलिंगी, सी ऑप्शन है अलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बिल्ली, डी ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ है ये उभयलिंगी जंतु है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो केंचुआ होता है इसमें दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है या इसे द्विलिंगी भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पतियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तना के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इसे भी आपको याद रखना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग यहाँ पे देखिए पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है बाह्यदल। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बीजांड के भीतर, बी ऑप्शन है भ्रूण कोश के भीतर, सी ऑप्शन है भ्रूण कोश के बाहर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है,
तो भ्रूण कोश के भीतर होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्वपरागकण किस पौधों में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपरागकण किस पौधे में होता है। ए ऑप्शन है उभयलिंगी, बी ऑप्शन है एक लिंगी, सी ऑप्शन है अलिंगी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपरागकण किस पौधों में होता है, तो उभयलिंगी पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो उसे यहाँ पे उभयलिंगी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो एक लिंगी पुष्पी पादपों का यहाँ पे उदाहरण पपीता, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है उड़द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है तो कौन है, तो गुलाब है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है तो इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बहुखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लैमनीशिया में, डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुखंडन किसमें होता है, तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ए ऑप्शन है द्विखंडन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन, डी ऑप्शन है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। ए ऑप्शन है द्विखंडन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन, डी ऑप्शन है अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, लेकिन जो अमीबा होता है उसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। ए ऑप्शन है मोलस्का, बी ऑप्शन है एनिलिडा, सी ऑप्शन है इकाइनोडर्माटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है।
तो ये मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, और आप लोग यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख के नोटबुक पे उसको याद कर लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में हमारा यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आज से ही आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं उसे लिख के आप लोग प्लीज याद कीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। यहां पे आपको बताना है कि जो दिमाग होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 5। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बिल्कुल भी इसका आप लोग गलत जवाब मत दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।